हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग चर्चा कर रहे थे वर्क ऑफ रनिंग वाटर पर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये जाना था कि धरातल पर जितने भी अपरदन के माध्यम हैं उनमें प्रवाहित जल का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। उसके अतिरिक्त ये अपघर्षण, सन्निघर्षण, घुलन क्रिया और जलीय दाब प्रक्रियाओं के द्वारा धरातल पर परिवर्तन का कार्य करता है। वहीं जो भी मलबा इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है वो चार प्रक्रियाओं के माध्यम से परिवहित होता है और इसको प्रभावित करने वाले बहुत ही अधिक कारक हैं, जिनमें ढाल महत्वपूर्ण है, नदी में जल की मात्रा भी है, जल प्रवाह की अवधि है, चट्टानी संरचना है, विखंडित पदार्थों की मात्रा है, इत्यादि इत्यादि। अब यदि हम बात करें कि इसके द्वारा जो धरातल पर परिवर्तन लाया जाता है, उन परिवर्तनों में अगर हम बात करते हैं तो जो इसके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण किया जाता है, यहाँ पर हम एक बात ही जान लें कि इस प्रवाहित जल के द्वारा जो धरातल पर विद्यमान स्वरूप हैं उनका रूप परिवर्तन करके उनको नए स्वरूपों के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उसे हम इसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये स्थल रूप दो प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा बनते हैं। ये जो दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, पहली कहलाती हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स, अर्थात अपरदन के द्वारा अर्थात कटाव के द्वारा, काट छांट के द्वारा बनने वाले जो स्थल रूप होते हैं उन्हें हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। वहीं जो निक्षेप से बनते हैं, जब मलबे का निक्षेप होता है तो उसके द्वारा बनने वाले स्थल रूपों को डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। तो आज हम सबसे पहले प्रवाहित जल के कार्यों में अर्थात प्रवाहित जल के द्वारा निर्मित विभिन्न स्थल रूपों के अंतर्गत इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो बनते हैं उन जितने बनते हैं नए स्थल रूप, उनको हमने यहाँ पर रख रखा है इस प्रकार से। जैसे पहला है वी शेप्ड वैली, अर्थात वी आकार की घाटी, जिसके कि दो रूप होते हैं, गॉर्ज और कैनियन। दूसरा है वाटरफॉल अर्थात जलप्रपात। तीसरा है रैपिड्स अर्थात शिप्रिकाएं। चौथा है पोर्ट होल्स और प्लंग पूल, और वहीं अवनमन कुंड के रूप में, और वहीं रिवर टेरेस अर्थात नदी वेदिकाओं के रूप में विभिन्न प्रकार के स्थल रूप बनते हैं। अब ये किस प्रकार से बनते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वी शेप्ड वैली अर्थात वी आकार की घाटी। तो यदि हम देखें तो जो नदी है उस नदी के द्वारा जो अपरदन का कार्य किया जाता है, अर्थात नदी जब वेग से अधिक बहती है, जहां पर ढाल अधिक होता है, तो उन भागों में नदी किनारों की ओर कटाव कम करती है। नदी वहीं उसकी बजाय अपनी तली पर कटाव अधिक करती है, जिससे कि घाटी जो है नदी की वो इस प्रकार से वी आकार की होने लगती है। तो ये जो वी आकार की घाटी के अंतर्गत शेप बनता है, इसे ही हम वी आकार की घाटी के रूप में जानते हैं। और ये दो प्रकार से होता है कि जब किनारे वाले भागों पर अपरदन की क्रिया भी होती है और वहीं तली की ओर भी अपरदन की क्रिया होती है, जिससे बनने वाली घाटी जो होती है इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। तो अपेक्षाकृत संकड़ी और गहरी जो घाटियां बनती हैं उस घाटी को हम गोर्ज के नाम से जानते हैं। वहीं जब जहां पर कठोर चट्टानी भाग होते हैं तो नदी के द्वारा किनारों की ओर तो कटाव बहुत कम होता है, लेकिन अपनी तली की ओर कटाव अधिक होता है, जिससे इस प्रकार की एक बहुत ही सकड़ी घाटी बनती है, जिसके किनारे बहुत सकड़े होते हैं किंतु बहुत अधिक गहराई होती है। तो उस प्रकार की वी आकार की घाटी को हम कैनियन के नाम से जानते हैं। तो ये वी आकार की घाटी के ये दो रूप हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। गॉर्ज, ये तो गॉर्ज के रूप में है, और ये कैनियन के रूप में है, अर्थात जहां पर घाटी बहुत ही सकड़ी किंतु गहरी होती है तो उस प्रकार की घाटी तो कैनियन, लेकिन जिसमें किनारे अपेक्षाकृत थोड़े से चौड़े हो जाते हैं उस प्रकार की वी आकार की घाटी को हम गॉर्ज के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो नदी है, इस नदी ने यहाँ पर दोनों किनारों को और काटते हुए अपनी घाटी बना रही है ये जो शेप हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये शेप एक प्रकार से वी आकार की घाटी का हो जाता है। तो ये वी आकार की घाटी का निर्माण इसके द्वारा होता है। वहीं दूसरी जो आकृति आती है वो है वाटरफॉल अर्थात जलप्रपात। अब इस जलप्रपात के बारे में यदि हम बात करें
तो हम ये देखते हैं कि नदी के द्वारा, जब नदी के मार्ग में कोई भी एक कठोर चट्टान, जैसे ये नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर इसके मार्ग में कोई कठोर चट्टान इस प्रकार से उभरी हुई अवस्था के अंतर्गत आ जाती है, तो उस समय पर नदी जो है इस यहाँ पर इस कठोर चट्टान के सहारे वो पानी इकट्ठा होकर के इसके ऊपर होकर के यहाँ से जब वो नीचे की ओर गिरता है इस कठोर चट्टान के सहारे, तो यहाँ पर ये चट्टानी भाग को काट करके एक जल प्रपात का निर्माण करता है। तो जब ये जल ऊंचाई से यहाँ पर गिरता है तो ये जो भाग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग यहाँ पर कट जाता है और कटने के कारण से यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाता है। इस गड्ढे को हम अवनमन कुंड के नाम से जानते हैं। और जब ये अवनमन कुंड और अधिक चौड़ा हो जाता है तो उसे हम प्लंग पूल के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो हार्ड रॉक वाला भाग है, यहाँ से पानी ऊंचाई से जब गिरता है तो यह आधार की चट्टानों को यहाँ पर काट देता है, जिससे कि यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाता है। उस गड्ढे से की आकृति को ही हम पोर्ट होल्स के नाम से जानते हैं, अवनमन कुंड के नाम से जानते हैं। और जब ये अधिक चौड़ा होता है, जिसमें मलबे के कंकड़ पत्थर भी काफी मात्रा में इकट्ठे होते हैं, तो उस प्रकार की आकृति को हम प्लंग पूल के नाम से जानते हैं। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम किस प्रकार से बनता है, ये एक डायग्राम के द्वारा भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वाटरफॉल किस प्रकार से बना। कि सामान्य रूप में यदि हम देखते हैं तो ये ऊपर की ओर यदि देखें तो ये हार्ड रॉक है, नीचे की ओर ये सॉफ्ट रॉक है। अब जब पानी यहाँ से ये प्रवाहित हो रहा है तो इसने क्या किया, यहाँ पर इस सॉफ्ट रॉक को काट दिया और हार्ड रॉक यहाँ पर अपनी जगह पर बनी हुई है, जिसके कारण से धीरे धीरे पानी यहाँ पर ऊंचाई से गिरता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा। जब धीरे धीरे ये भाग और ज्यादा कटता हुआ चला जाता है तो इस प्रकार के कारण से हाइड्रोलिक एक्शन अर्थात जलीय दाब के कारण से अब हमें यहाँ पर जलप्रपात का एक स्वरूप साफ साफ दिखने लगता है। और नेक्स्ट स्टेज के अंतर्गत धीरे धीरे हमें यही प्रक्रिया लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो उस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जलप्रपात का निर्माण होता है। अब ये जो जलप्रपात बना, तो इस जलप्रपात के अंतर्गत ये जो भाग होता है जहां पर जो जल होता है वो ऊंचाई से गिरता है, तो उसके द्वारा बनने वाले उस भाग को जहां पर जल कटाव के द्वारा उसको और गहरा करता रहता है, उसे हम पोर्ट होल्स के नाम से जानते हैं, अर्थात अवनमन कुंड के नाम से जानते हैं। अब अगली जो आकृति होती है उसे हम कहते हैं रैपिड्स। रैपिड्स का अर्थ होता है जिसको कि हम कहते हैं क्षिप्रिकाएं। क्षिप्रिकाओं का अर्थ हुआ कि ये जलप्रपात का एक शॉर्ट रूप होती है, लघु रूप होती है। जब नदी की घाटी के अंदर जब नदी को इस प्रकार से बह रही हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये कोई नदी जो है वो बह रही है, तो जब ये बहती हुई नदी आगे की ओर बढ़ती है तो इसके मार्ग में कोई कठोर चट्टान उभरी हुई अवस्था के अंदर न आकर के ये तिरछी अवस्था के अंतर्गत आ जाती है इस प्रकार से। तो उस दौरान नदी का ये जो जल है ये इसके ऊपर चढ़ करके यहां से ये अधिक तेज गति से बहता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। तो ये वाला भाग जहां पर नदी का वेग पिछले वाले भाग की तुलना में हमें अधिक दिखाई देता है, तो उस भाग को हम क्षिप्रिका के नाम से जानते हैं। तो जलप्रपात में तो चट्टानी भाग खड़ा रूप में यहाँ पर आगे आ जाता है, लेकिन क्षिप्रिका के अंदर वही कठोर भाग झुकी हुई अवस्था में तिरछी अवस्था के अंतर्गत होता है, जिसके कारण से नदी का वेग कुछ बढ़ जाता है। तो उस प्रकार के आकृति को हम रैपिड्स के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम बात करें तो हम यहाँ पर एक डायग्राम के अंदर भी देख रहे हैं कि इस प्रकार के छोटे छोटे से जो भाग बने हैं जो चट्टानों को काट करके पानी के द्वारा, ये उसी प्रकार से पोर्ट होल्स के उदाहरण हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और वहीं जब ये भाग बड़ा बन जाता है तो उसको हम प्लंग पूल के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो भाग है कि जब ये प्रपात के द्वारा काट करके एक बड़ा सा भाग यहाँ पर बना दिया गया, तो उस बड़े से भाग को हम प्लंग पूल के एक प्रकार से ये कुंड के रूप में है, तालाब के रूप में भी यहाँ पर बन जाता है। तो उसको हम ये विस्तृत आकृति लिए हुए होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, उसको हम कहते हैं रिवर टेरेस। अब ये जो रिवर टेरेस अर्थात नदी वेदिकाएं होती हैं, ये नदी वेदिकाएं जब नदी अपने अपर्दन चक्र की प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत पहुंच जाती हैं, तो उस समय पर इसके द्वारा
नदी वेदिकाओं का निर्माण होता है। कि कोई नदी जब ये प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत पहुंच गई, यानी कि अपनी घाटी को उसने बहुत अधिक चौड़ा कर दिया, उसी समय पर आंतरिक भागों के कारण से, आंतरिक शक्तियों के कारण से यदि इस भाग में उत्थान हो जाता है नदी के अंतर्गत, तो नदी को वापस युवावस्था प्राप्त हो जाती है। तो युवावस्था प्राप्त होने पर अब नदी ने ये वाली जो घाटी यहाँ पर बना रखी है, इस घाटी के साथ ही अब एक और ये जो भाग ऊपर उठा, इसको काट करके वापस से नदी अपनी एक और घाटी यहाँ पर बनाती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला भाग पहली घाटी के रूप में है, फिर उत्थान के बाद दूसरी घाटी बनी, फिर उत्थान के बाद ये तीसरी घाटी बनी, फिर उत्थान के बाद ये चौथी घाटी बनी। तो इस प्रकार से जब ये हमें भाग दिखाई देता है, तो उस प्रकार की आकृति को हम नदी वेदिका के नाम से जानते हैं। अर्थात जहां पर नदियां अपनी पुरानी घाटी के अंतर्गत नई घाटी का निर्माण करती रहती हैं, ये पहले यहां से लेकर के यहां तक एक पुरानी घाटी थी, इस पुरानी घाटी के बाद में फिर ये एक और नई घाटी का निर्माण हुआ, फिर बाद में और नई घाटी का निर्माण हुआ। तो लगातार नई घाटी का निर्माण होने की इस प्रक्रिया को हम रिवर टेरेस अर्थात नदी वेदिका के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इरोजनल जो लैंडफॉर्म्स हैं, उन इरोजनल लैंडफॉर्म्स के अंतर्गत वी आकार की घाटी के रूप में गॉर्ज और कैनियन, उसके साथ साथ जलप्रपात, जलप्रपात के साथ ही पॉट होल्स और प्लंग पूल, वहीं उसके साथ साथ रैपिड्स और रिवर टेरेस ऐसी महत्वपूर्ण आकृतियां हैं जो कि इस प्रवाहित जल के द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये हमने आज बात की है यहाँ पर कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स किस रूप में हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो अब इसी के साथ साथ हम इसी से जुड़ा हुआ एक और पार्ट, जब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, उन पर हम हमारी अगली क्लास के अंदर चर्चा करते हैं। आप इसी प्रकार हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।